हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक जो आपका सब्जेक्ट है, हम लोग चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। आज हमें चैप्टर को आपका अंतिम रूप देंगे, यानी कि आज इसको हम लोग अपने चैप्टर को कोशिश रहेगी कि हम इसको आपका समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करें, आपका नया जो आपका टॉपिक है हम उसको शुरू करें, या फिर कुछ संबंधित जो से प्रश्न है हम उनको देख लें। कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो आपका शॉर्ट नोट है हम उसको लिख सकते हैं आपके इस लेक्चर के बाद, ताकि हमारी सारी चीजें बहुत अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाए, हम बहुत अच्छे से उनको देख सकें। क्लियर है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से अपनी कक्षाओं में बैठ गए होंगे, तैयार होंगे। और आज हम बात करेंगे, पहले अल्पकाल का छोटा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग दीर्घ काल की तरफ आपका बढ़ चलेंगे। उसकी डेफिनेशन, उसकी सारी चीजों को हम लोग एक एक करके लिखेंगे, उसको जानेंगे और उसको देखेंगे, ताकि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को अच्छे से आपका समझ सके कि कैसे वेरिएंट जो आपके चेंज हो रहे हैं उन वेरिएंट को हम लोग पढ़ सके। क्लियर है बच्चों। चलिए ज्यादा समय लेते सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है कि कल हम लोग अल्पकालीन जो था आपका उसको देख रहे थे, और कुल स्थिर लागत का जो हम लोग वक्र देखे थे, और स्थिर लागत के वक्र में हम लोग आपकी बात कर रहे थे आपका किस प्रकार से कि कुल स्थिर लागत अपॉन मात्रा। और क्योंकि यहाँ कौन बना था, एंगल बना था, इसलिए हमने इसको tan थीटा से आपका डिवाइड किया था, बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों ने पूरी जो स्थिति है इसकी, आपने इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से आपने रिवीजन कर लिया होगा कि अल्पकालीन लागत की क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो आपने रिवीजन करा। कैसे इसके ग्राफ बनते हैं, स्थिर लागत, कुल लागत का, आपका परिवर्तित लागत का, सीमांत उत्पादन का, ये सब चीजों को हम लोग आपका देख चुके हैं। और आज जो हम आपकी बात करने वाले हैं, हम लोग इसमें बात करेंगे आपका दीर्घकाल की। इसके बाद हमारा जो आपका चैप्टर है वो आपका फिनिश हो जाएगा, और हम लोग दीर्घकाल इंपॉर्टेंट है, ये पूरी इसकी थ्योरी है, इन सबको हम लोग आपका दीर्घकाल को देखते चलेंगे, और हम सारी जो चीजें हैं उनको एक एक अपने अच्छे रूप में इसको पढ़ेंगे, और हम इसको जानेंगे कि दीर्घकाल क्या है, और ताकि हम लोग क्या कर सकें, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकें, आपका जान सकें। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर, हमारे सामने है, और आज इंपॉर्टेंट है आपका, सभी बच्चों को फोकस रखना है। देखिए ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले दीर्घ कालीन लागत, इसको समझिए थोड़ा सा कि दीर्घकालिक जो लागत होती है वो क्या होती है, आप इसको पढ़ें। तो इसमें क्या होता है, सभी आगत परिवर्तित होते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी सभी जो आगत होते हैं, आगत क्या होते हैं आपके, परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं आपके, परिवर्तित होते हैं। ये सारे जितने भी हैं वो आपके क्या हैं, चेंज होते हैं। ध्यान रखना है, आपके क्या होते हैं, सारे आपके चेंज होते हैं। ठीक है। कोई स्थिर लागत नहीं होती, यानी भी कोई भी जो है आपकी, जो आपकी लागत होती है, कोई भी स्थिर क्या होता है, आपकी जो लागत है नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती, स्थिर नहीं होती। ये आपको पता होना चाहिए कि जो लागत है वो क्या नहीं होती, आपकी स्थिर नहीं होती। दूसरा देखिए, कुल आगत तथा कुल परावर्ती लागत, यानी कि जो कुल क्या है आपकी, जो कुल आपकी लागत है, ध्यान देना है बच्चों, तथा जो आपकी कुल परिवर्ती जो लागत है, ये क्या होती है आपका, ध्यान देना है आपको, दीर्घकाल में, दीर्घ काल में एक ही समय में
एक समय नहीं बच्चों, एक ही समय में क्या होता है, घटित होती है। क्या होता है बच्चों, घटित होती है। समझिए, आपको समझना है सबसे बड़ी बात कि दीर्घकाल के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी सभी आगत परिवर्तित है, कोई स्थिर लागत नहीं होती। क्या नहीं होता, कोई भी आपका, कोई भी बच्चों आपका स्थिर नहीं होता। क्लियर हो गया। जितनी भी आपकी कुल जितनी भी लागत है तथा कुल जो भी आपकी परिवर्ती जो आपकी लागत है, वो दीर्घ काल में एक ही समय पे घटित होती है। यानी कि सारी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे आपका कुल लागत हो या कुल परिवर्तित लागत हो, वो क्या होती हैं, एक ही समय पर क्या होती हैं, आपका घटित होती हैं। क्लियर है। कैसी होती हैं, घटित होती हैं। और ध्यान दीजिए कि दीर्घ काल औसत लागत, औसत लागत परिभाषित की जाती है। क्या होता है, परिभाषित की जाती है। हम इनको बदलते हैं, क्या करते हैं, ये आपका परिभाषित की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि हम इनको कैसे परिभाषित करते हैं बच्चों। हम इनको, ध्यान रखिएगा, हम इनको प्रति इकाई निर्गत के रूप में, प्रति इकाई निर्गत लागत, ध्यान देना कैसा, प्रति इकाई निर्गत लागत, निर्गत लागत के रूप में हम इसको क्या करते हैं, आपका परिभाषित करते हैं। क्लियर है बच्चों। आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसके बाद क्या बनता है स्थिति। हम इसको क्या करते हैं बच्चों, आपको ध्यान देना है, दीर्घकालीन औसत लागत। क्या होगी दीर्घकालीन औसत लागत, इसमें कहेंगे हम कुल लागत अपॉन क्यू। क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, कुल लागत अपॉन क्यू। ध्यान रहेगा इतना आपको, क्या कहेंगे, कुल लागत अपॉन क्यू। इतना आपको क्या है, ध्यान रखना है। क्लियर है, यहां तक किसी बच्चों को डाउट। अब देखिए, दीर्घकालीन सीमांत लागत की जो कुल लागत है, वह परिवर्तन है जो प्राप्त इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। अब अगर हम बात ही करें इसमें कि आपका जो दीर्घकालीन सीमांत लागत, ध्यान दीजिए, इसकी दीर्घकालीन सीमांत लागत, ये क्या होगी, आप देखेंगे, ये वह परिवर्तन है, परिवर्तन का मतलब वह चेंज है, वह परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, ध्यान दीजिए, वह परिवर्तन है जो प्राप्त इकाई निर्गत में परिवर्तन, किसमें है बच्चों, आउटपुट में परिवर्तन। ध्यान दीजिए, निर्गत में परिवर्तन के फलस्वरूप, के क्या है आपका, के फल स्वरूप, किसके है, के फलस्वरूप है। क्लियर है, ये उसके होती है, उसके फलस्वरूप के तहत होती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दीर्घकालीन सीमांत परिवर्तन क्या है, वह परिवर्तन है जो प्राप्त इकाई के निर्गत में परिवर्तन के क्या होती है, आपके फलस्वरूप होती है। क्लियर है। अब देखिए, यदि हमको क्या करना है, उत्पादन वृद्धि करके, क्या करके बच्चों, ध्यान दीजिए, जो हमारी उत्पादन आपकी वृद्धि है, उत्पादन वृद्धि करके क्या होता है, उत्पादन वृद्धि करके Q-1 से अगर हम लोग निर्गत क्या कर दें, Q- Q1
निर्गत निर्गत इकाई तक तो Q1V इकाई का उत्पादन करने की सीमांत लागत इस प्रकार मापी जाती है। क्या करते हैं हम लोग? हम इस प्रकार आपका मापी जाती है, हम उसको इस प्रकार क्या कर सकते हैं? आपका माप सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे उसको आपका माप सकते हैं। यह आपको मापने का पता, जो आपको तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए मापते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, दीर्घकालीन सीमांत लागत, इसको ध्यान दीजिए। दीर्घकालीन सीमांत लागत, ये आपको देखना है। और इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं हम बराबर करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, Q1 यानी कि इकाइयों पर कुल लागत, इकाइयों पर कुल लागत माइनस, ध्यान दीजिए, Q1 इकाइयों पर कुल लागत। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम दीर्घकालीन सीमांत लागत को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। Q1 इकाइयों पर और माइनस Q1 वह इकाइयों पर कुल लागत। पहली लागत और जो हमारी दूसरी लागत उसको हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों को जो है हमारा दीर्घकालीन सीमांत जो लागत है वो हमारे सामने निकल कर आपका सामने जो है आ सकती है। क्लियर है? दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसी के अंतर से क्या ध्यान रखना है कि देखिए अल्पकाल के समान ही क्या होता है, जो आपका अल्पकाल है, अल्पकाल के समान ही दीर्घकाल में सभी सीमांत लागत का कुल जोड़ कुछ निर्गत स्तर तक कुल लागत देता है। क्या करता है? कुल लागत आपका देता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आपका ज्ञात कर सकते हैं, हम इसको आपका निकाल सकते हैं। ये पूरी थ्योरी जो है आपको इसी में मिलेगी। अब मेनली हम जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है कि जो मेनली आपकी बात होने वाली है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो भी हम बात करेंगे। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं दीर्घकालीन लागत वक्र का आकार कैसा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वक्र होगा ये पूरी गिरावट आएगी, नजर आएगी। आप इस पूरी थ्योरी को पढ़ लीजिए, अल्टीमेटली आपको एक चीज पता लगेगा कि इसमें जो आपका आकार होता है वो यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का। आप इस ग्राफ के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसा होता है, आपका यू आकार का होता है। देखिए ये बना,
दीर्घकालीन औसत लागत का, और ये बन रहा है एवरेज का। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां समझिए, अतः दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का वक्र है। इतना आप ध्यान रख लेंगे, सिंपल पूछ लेगा कि दीर्घकालीन औसत लागत का वक्र कैसा बनता है। तो ये देखिए, मैं आपको ध्यान दे एक बार पुनः दिखा देता हूं मैं आपको, कैसा दिखाई देगा। ये आपका लगभग यू आकार का दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसा दिखाई देता है, लगभग कितना दिखाई देता है, लगभग यू आकार का आपका दिखाई देता है। क्लियर है बच्चों? इतना आप लोगों ने आपका देख लिया, समझ लिया। अब देखिए वापस चलते, थोड़ा जो उसकी थ्योरी है इसको भी हम एक बार कहें आपका पढ़ लेते हैं, ताकि थोड़ी चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं इसको भी हम लोग पढ़ लें, हम लोग क्लियर कर लें। देखिए आपने पहले पैमाने का प्रतिफल के विषय में विवेचना करी, यानी कि जो पहला हमने वो लिया पैमाना, उसका जो आपका प्रतिफल था हमने उसकी क्या की थी, उसकी विवेचना किया था। आइए दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पर उसके क्या देखते हैं, आकार को देखते हैं। कैसा आकार है, वर्तमान पैमाने का प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब उसका रिजल्ट मिल रहा है, से अभिप्राय है यदि किसी हम सभी आगतों में वृद्धि एक विशेष अनुमान से करते हैं तो निर्गत में उस अनुमान की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। कैसी होती है, ध्यान दीजिए, सभी आगतों में वृद्धि एक विशेष अनुपात में कर देते हैं, यानी कि जितने इनपुट्स हैं उनमें एक लेवल पर हम लोग रेशो के रूप में बढ़ा देते हैं, तो जितना भी हमारा आउटपुट होगा उस आउटपुट की तुलना में हमें क्या मिलेगी, अधिक वृद्धि मिलेगी। कैसा मिलेगा, ऑब्वियस बात है, अगर हम लोग अपने इनपुट्स को बढ़ावा देंगे तो जो हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा, ऑब्वियस अच्छा होगा। दूसरे शब्दों में निर्गत में एक विशेष अनुपात की वृद्धि करने के लिए आगतों में उस अनुपात की तुलना में कम वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। होता क्या है कि जो भी हमारा निर्गत में एक विशेष प्रकार का अनुपात की जो हम वृद्धि करते हैं, उस वृद्धि करने में जितने भी आगत हैं उन अनुपात के हम लोग आपका तुलना करें तो उसमें क्या होती है, कम वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। जब निर्गत की कीमत दिए हुए हो तो लागत में लागत में भी कम अनुपात में वृद्धि होती है। क्या होती है, कम अनुपात में आपकी वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम निर्गत को 2 गुना करने की इच्छा करते हैं, ऐसा करने के लिए आगत में 2 गुने से कम की वृद्धि होगी। कैसा होगा कि इनमें हमारी 2 गुने से जो कम की क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। जो लागत अपने ऊपर लेती है उन आगतों को आप किराए पर लेने के लिए भी 2 गुने से कम वृद्धि की आवश्यकता है। यह औसत लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निसंदेह यह स्थिति तब होगी जब तक वर्तमान पैमाने का प्रतिफल कार्य करेगा। जैसे जैसे हम निर्गत में वृद्धि करते हैं तो औसत लागत स्थिर रहेगी। क्या होगा, औसत लागत आपकी स्थिर रहेगी। कैसी रहेगी, औसत लागत आपकी स्थिर रहेगी। क्या ध्यान रखिए, हासमान पैमाने से अभिप्राय है कि यदि हम निर्गत में वृद्धि के एक विशेष अनुमान की इच्छा है तो निर्गत में उन अनुपात की तुलना में अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है। परिमाण स्वरूप लागत में है वृद्धि उस अनुपात की तुलना में होती है। अतः जब तक हासमान पैमाने का प्रतिफल कार्य करता है तो औसत लागत में वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि अगर हासमान उसमें कुछ आपकी गिरावट आ रही है तो जो उसका रिजल्ट होगा उसमें जो हमारा औसत लागत है उसमें कुछ क्या होनी चाहिए, वो आपकी वृद्धि होनी चाहिए। यह हमको लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या होनी चाहिए, आपकी वृद्धि होनी चाहिए। स्थिर पैमाने का प्रतिफल से अभिप्राय है आगतों में एक अनुपातिक वृद्धि। क्या होता है, जितने आगत हैं उनमें एक अनुपातिक वृद्धि। क्लियर है। अतः औसत लागत जब तक स्थिर रहेगा तब उसमें स्थिर पैमाने का प्रतिफल कार्य करता है। क्या करता है, जो उसका प्रतिफल है वो आपका काम करता है।
ऐसा तर्क दिया जाता है कि एक विशिष्ट फर्म वर्धमान पैमाने का प्रतिफल में उत्पादन आरंभिक स्तर पर दिखाई पड़ता है। यानी जो भी फर्म होगी उसमें जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, आरंभिक स्तर पर ही दिखाई पड़ता है। इस अनुसरण स्थिति में पैमाने का प्रतिफल फिर हार्समैन पैमाने के प्रतिफल द्वारा होता है। इसके अनुसार दीर्घकालीन वक्र आपका एक यू क्या होता है, यू के आकार का है। कैसे आकार का है आपका, यू के आधार का है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, किस आकार का है आपका, यू के आकार का आपका है। क्लियर है, आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। अब जितना भी ये सब दिया है ये इसका ही आपका ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है कि हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लागत को लिया है, समांतर स्तर पर आपका निर्गत को लिया है, इसमें सीमांतकालीन लागत लगाया गया है, उसको आपका नीचे से उठाकर ऊपर को दिखाया गया है, और दीर्घ औसत लागत का जो ग्राफ है आपका यू आकार का बना हुआ है जो आपके वृद्धि को प्रतीत करता है। वृद्धि हो रही है तो उसकी तुलना में सीमांत औसत में वृद्धि अधिक होगी, फिर एक लेवल पर जाएगी, फिर गिरेगा, फिर घटेगा। यही चीज हम लोगों को इस ग्राफ के माध्यम से आपके पूरी आपका समझाई गई है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इस चैप्टर के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, और ये कुछ ऐसे आपके चैप्टर के स्मरणीय बिंदु हैं जो आपके याद रखने हैं। आगतों में परिवर्तन कैसे होता है, और सबसे बड़ा देखिए सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद वक्र दोनों ही उल्टे यू आकार में हैं। सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र से ऊपर से और औसत उत्पाद वक्र अधिकतम नीचे बिंदु से काटता है। आप इसको लिखेंगे, इसको देखेंगे, आप इन सारे पॉइंट को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये वाला जरूर पढ़ने बच्चों, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम पढ़ रहे थे, देखिए अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत का वक्र यू आकार के होते हैं। कैसे आकार के हो रहे हैं बच्चों, आपके यू आकार के हो रहे हैं। और दूसरा ध्यान दीजिए आप अच्छे से, दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत दोनों ही यू आकार के होते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत के नीचे दीर्घकालीन औसत लागत बिंदु पर काटती है। किस पर काटती है, उस बिंदु पर आपका काटती है। क्लियर है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ आई होंगी कि किस प्रकार की बच्चों पता होनी चाहिए। क्लियर है कि औसत लागत, सीमांत लागत क्या है, सारा परिवर्तित। देखिए चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आप एक बार रिवीजन कीजिए। इसमें कुछ आपको पॉइंट स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उन की पॉइंट्स को आप एक बार डेफिनेशन के रूप में पढ़ लीजिए, फिर आपको कुछ भी चीज आपको दिक नहीं करेगी। ग्राफ जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिए। मेनली क्या करना है आपको, तो दो सारणी, जो मैंने दो टेबल आपको पढ़ाई है, उन दो टेबल को जितने भी उसमें वेरिएंट है उनको सबको अच्छे से, उनकी परिभाषा कैसे निकालते हैं वो याद रख लीजिए। आपका 2 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तैयार रहेगा, आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।